अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं या किसी इंडस्ट्री में सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जानते हैं कि एक फैक्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट 4 चीजें होती है। पहला, फैक्ट्री का टोटल आउटपुट। दूसरा, प्रोडक्ट क्वालिटी। तीसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट। और चौथा, टाइमली डिलीवरी। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर ये 4 चीजें आपने सही कर ली, तो आपकी फैक्ट्री लॉन्ग टर्म और प्रॉफिटेबल चलेगी। ऑफ कोर्स, इसके लिए आपके पास सेल्स और फाइनेंस भी स्ट्रांग होना जरूरी है। साथ ही एचआर, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, ऐसे भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है प्रोडक्शन। मैंने कई अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग फंक्शंस में काम किया है, और काफी सारा वक्त मैंने प्रोडक्शन में काम किया है। शॉप फ्लोर पर ट्रेनिंग इंजीनियर से लेकर सेक्शन हेड, डिपार्टमेंट हेड, मैन्युफैक्चरिंग हेड और फिर प्लांट हेड तक का मैंने सफर तय किया है। मैं अपने 30 साल से लंबे करियर में 25 साल से ज्यादा इंडस्ट्रीज के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हूं। साथ ही मैंने प्रोजेक्ट्स, सेल्स, ऐसे फंक्शंस में भी काम किया है। आपको प्रोडक्शन और मैनेजमेंट की थ्योरी तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन मैं आपके साथ अपने एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक फैक्ट्री सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें कई सारे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। फैक्ट्री में सही क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम कॉस्ट में बनाना, कस्टमर को टाइमली डिलीवरी देना और साथ ही फैक्ट्री का मैक्सिमम आउटपुट निकालना, इसके लिए कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं। एक प्लांट हेड को इसके लिए दर्जनों चीजें करनी होती है। इसके लिए हम ये वीडियो की सीरीज बना रहे हैं। आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाकर आगे के नोटिफिकेशंस के लिए तैयार रहिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए आप उसे मिस न करें। जैसे मैंने बताया, फैक्ट्री में अच्छा प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको दर्जनों चीजें करनी होती है। वो सारी चीजें हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। तो आज हम एकदम बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं। वो होता है फैक्ट्री का डिजाइन और फैक्ट्री में सही इक्विपमेंट्स का चुनाव। मैं आपके साथ 4-5 फैक्ट्रीज का एग्जांपल शेयर करूंगा जहां मैंने काम किया है। इनमें से 3 जगह पर मैंने एज अ प्लांट हेड काम किया है। ये 3 फैक्ट्रियां मैंने प्रोडक्शन चालू होने के बाद ज्वाइन की थी, और चौथा यूनिट मैंने एज अ प्रोजेक्ट हेड ज्वाइन किया था जब वहां फाउंडेशन हो रहा था। तो आइए देखते हैं वहां डिजाइन की क्या गलतियां थी और हमने वहां क्या इंप्रूवमेंट्स किए। पहला एग्जाम्पल एक कॉन्क्रीट पोल फैक्ट्री का है। ये फैक्ट्री करीब 125 मीटर चौड़े और 150 मीटर लंबे प्लॉट पर बनाई गई थी, लेकिन ये प्लॉट 13 मीटर स्लोप का था। इसके लिए फैक्ट्री का हर हिस्सा अलग अलग लेवल्स पर बना था। इससे ऑपरेशन में बहुत अड़चने आ रही थी। ये साइट सिलेक्शन की ऐसी गलती थी जिसे बाद में ठीक नहीं कर सकते। इसमें 2 अड़चने और थी। प्रोडक्शन के बाद तैयार होने वाला मटेरियल रखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट जगह नहीं थी। अलग अलग टाइप के पोल्स, उसका इंस्पेक्शन प्रोसीजर और बाद में डिस्पैच के लिए हैंडलिंग के लिए हमें करीब 21 स्टैकिंग एरियाज की जरूरत थी, लेकिन प्लांट में सिर्फ 10 स्टैकिंग एरियाज अवेलेबल थे। फैक्ट्री के ऊपर के हिस्से में फ्रंट साइड में हमारे पास थोड़ी और जगह अवेलेबल थी, लेकिन इसका एक मजेदार किस्सा है। जब ये फैक्ट्री बनाई गई, तो पोल हैंडलिंग के लिए हमें फोर्कलिफ्ट ट्रक दिया गया। आपको अगर 10-12 मीटर लंबे पोल फोर्कलिफ्ट से हैंडल करने हैं, तो उन्हें हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हैंडल करना होता है। इसका मतलब आपको 12 मीटर चौड़े रोड चाहिए और टर्निंग के लिए सफिशिएंट जगह चाहिए, जो हमारे फैक्ट्री में नहीं थी। हमारे पास एक तरफ 5 मीटर का रोड था और एक तरफ 8 मीटर का रोड था। इसका मतलब 10 या 12 मीटर लंबे पोल हम फोर्कलिफ्ट से आगे नहीं ला सकते थे। उस फैक्ट्री में पीछे से आगे पोल हैंडल करने के लिए हमें क्रेन माउंटेड ट्रक की जरूरत थी। कंपनी के पास में ये ट्रक अवेलेबल थी, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन साइट के लिए इस्तेमाल होती थी। फैक्ट्री के नीचे के हिस्से में जो पोस्ट स्टोरेज एरिया दिया गया था, वो एरिया कम है, और वहां से पोल आगे लाने के लिए हम फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मैनेजमेंट को समझाने में हमारे 3 महीने निकल गए। ये प्लांट एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए लगाया गया था, और प्रोजेक्ट्स में 3 महीने तक डिसीजन न लेना बहुत भारी पड़ता है। आखिर 3 महीने के फॉलोअप के बाद हमें हफ्ते में 3-4 दिन 4-5 घंटे के लिए क्रेन माउंटेड ट्रक अवेलेबल कराया गया। इसके बाद हमने फैक्ट्री के फ्रंट साइड में कुछ एरिया इस्तेमाल करना शुरू किया, जहां हमने 5-6 स्टैकिंग एरियाज तैयार किए। लेकिन फैक्ट्री में जगह ही कम थी। इसके लिए हमें कुछ और एडजस्टमेंट्स करने पड़े, जो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। सीएमटी से भी पीछे के हिस्से से आगे के हिस्से में पुल लाने के लिए हमारा काफी टाइम वेस्ट हो रहा था। इसके लिए हमने फैक्ट्री में एक और मॉडिफिकेशन किया। जैसे मैंने पहले बताया, ये फैक्ट्री एक स्लोप पर थी। फैक्ट्री के फ्रंट साइड में गेट की तरफ जो एरिया था, वो हमारे क्यूरिंग टैंक्स के लेवल से ऊपर था। इसके लिए हमने टैंक से लगे हुए एरिया को 1.5 मीटर तक एक्सकेवेशन किया, और टैंक के ऊपर जो क्रेन चलती थी, उसके रेल्स को हमने फ्रंट साइड में एक्सटेंड किया। अब हमारी क्रेन क्यूरिंग टैंक से पोल को सीधा फ्रंट साइड में अनलोड कर सकती थी। फैक्ट्री में प्रोडक्शन शॉप डिजाइन में भी एक बड़ी गलती थी।
ये डिजाइन एक दूसरी फैक्ट्री को देखकर बनाया गया था, जहां पर 10 और 11 मीटर तक के पोल बनते थे, लेकिन मेरी फैक्ट्री में 12 मीटर तक के पोल बनते थे। मोल्ड में पोल की कास्टिंग करने के बाद के ऑपरेशन के लिए उस फैक्ट्री में जितनी जगह दी थी, उसमें उनके 3 एरियाज बनते थे, जबकि उतनी ही जगह में मेरे यहाँ सिर्फ 2 एरियाज बन पाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ के पोल 1 मीटर ज्यादा लंबे थे। फैक्ट्री का लेआउट डिजाइन करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए था। तो देखते हैं हमने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। मेरे पास स्पिनिंग के पहले कास्टिंग एरिया में थोड़ी ज्यादा जगह अवेलेबल थी। फैक्ट्री के उस तरफ हमारे पास 8 मीटर का रोड था और नॉर्मल ट्रक मूवमेंट के लिए 5 मीटर रोड में हमारा काम चल जाता था। तो हमने शॉप फ्लोर को उस तरफ 3 मीटर एक्सटेंड किया, जिसकी वजह से हमारे पास काम के लिए एक और जगह का निर्माण हो गया। हमने कम से कम खर्चे में सिर्फ फ्लोर एरिया को 3 मीटर तक रोड पे बढ़ाया और इसके साथ कास्टिंग वाली साइड में 12 मीटर लंबे पोल के मोल्ड हैंडल करने के लिए हमारे पास 2 एरियाज का निर्माण हो गया। इसलिए हमें स्पिनिंग के बाद की कुछ एक्टिविटी उस एरिया में शिफ्ट करनी पड़ी, लेकिन फैक्ट्री की जगह की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गई। फैक्ट्री में पोल हैंडलिंग के लिए सीएमटी का लाना, वाटर टैंक की गैंट्री को एक्सकैवेशन करके दूसरे साइड में बढ़ाना और फैक्ट्री का शॉप फ्लोर एक साइड में 3 मीटर एक्सटेंड करना, ये मेजर चेंजेस और बहुत सारे छोटे चेंजेस करने के बाद हमने फैक्ट्री का प्रोडक्शन काफी बढ़ा लिया। कुछ ही महीनों में हमने प्रोजेक्ट का पोल रिक्वायरमेंट कैचअप कर लिया और कंपनी के 5 प्लांट्स में से टनेज में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली ये फैक्ट्री बन गई। मैं आपके साथ जो भी शेयर करने वाला हूँ, ये सब रियल लाइफ केस स्टडीज है। इन प्रॉब्लम्स को और उनके सोल्यूशन को देखने के बाद में आपको शायद ये लगे कि अरे ये तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत ही बेसिक और कॉमन सेंस की चीजें हैं, लेकिन ये एक्चुअली हुआ है। जब मैं नागपुर में कंपनी में काम कर रहा था, तब मैंने रियल टाइम ऑनलाइन बिडिंग में आने वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक एक्सेल में टूल बना कर दिया, जिससे वो रियल टाइम में अपने कैलकुलेशंस कर सकते थे। तब मेरे डायरेक्टर उसको देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने बताया कि विक्रांत, तूने एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत छोटा सा प्रॉब्लम था। तब उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे लिए छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब हमने इस प्रॉब्लम को देखा तो हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। उन्होंने कहा एवरी प्रॉब्लम लुक्स सिंपल आफ्टर इट इज सॉल्व्ड। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद देखने वाले को वो प्रॉब्लम और सोल्यूशन बहुत सिंपल लगते हैं। मेरा दूसरा एग्जांपल एक स्टील प्लांट का है, जहां पर स्टील मेल्ट शॉप, रोलिंग मिल और फोर्जिंग यूनिट थे। मेल्टिंग में बनने वाले इनगट्स को रोलिंग की फर्नेस तक लाने के लिए ओवरहेड क्रेन्स का इस्तेमाल होता था। साथ ही उस फर्नेस एरिया में भी काम करने के लिए ओवरहेड क्रेन्स लगी थी। इन दोनों क्रेन्स का काम का एरिया ओवरलैपिंग था। कई सारी इंडस्ट्रीज में ये कॉमन प्रॉब्लम है, जहां एक बे में 2 या उससे ज्यादा क्रेन लगी होती है, तब एक क्रेन को काम करने के लिए बाकी क्रेन्स को पीछे हटाना पड़ता है। उतनी देर के लिए उन क्रेन्स का काम रुक जाता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में इसके अलग अलग सोल्यूशन हो सकते हैं। मेरे पास उस स्टील प्लांट में ईओटी की काफी अच्छी हाइट अवेलेबल थी, तो हमने वहां पर एक सेमी गोलियत क्रेन डिजाइन की और उसे फैक्ट्री में ही बनाकर वहां इंस्टॉल किया। इस वजह से अब एक ही एरिया में 2 क्रेन एक साथ में काम कर सकती थी और क्रेन्स का वेटिंग टाइम खत्म हो गया। प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ाने में हमें इसका बहुत फायदा हुआ। प्लांट डिजाइन करते वक्त मेन इक्विपमेंट की कैपेसिटी के अलावा ऑपरेशंस एरिया, स्टोरेज स्पेस और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। क्या वो सारे इक्विपमेंट्स एक साथ एक जगह काम कर पाएंगे? क्या काम करते वक्त हमें मटेरियल का डबल हैंडलिंग करना पड़ेगा? इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मेरा तीसरा एग्जांपल एक ट्रांसमिशन टावर फैक्ट्री का है। जब मैंने वहां का चार्ज लिया तो वहां पर गैल्वेनाइजिंग का प्रोडक्शन 700 टन महीने का था। मुझे बताया गया था कि इस गैल्वेनाइजिंग डिपार्टमेंट की कैपेसिटी 3000 टन पर मंथ की है। गैल्वेनाइजिंग फर्नेस के साइज के हिसाब से थंब रूल से ये कैपेसिटी बताई गई थी, लेकिन प्लांट कैपेसिटी कैलकुलेट करने का यह तरीका गलत है। ये कैपेसिटी सिर्फ गैल्वेनाइजिंग फर्नेस की थियोरेटिकल कैपेसिटी थी, लेकिन प्लांट में पूरे डिपार्टमेंट की कैपेसिटी कई सारे और पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। उस प्लांट को स्टडी करके मैंने अपने डायरेक्टर्स को बताया कि इस प्लांट में एग्जिस्टिंग सेटअप में 2100 से 2200 टन तक ही हम प्रोडक्शन निकाल पाएंगे। अगर हमें इससे ज्यादा प्रोडक्शन निकालना है तो हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि इस प्लांट को 1800 टन तक हम जल्दी ले जाएंगे, और हुआ भी यही। सिर्फ 5 महीनों में हमने गैल्वेनाइजिंग का प्रोडक्शन 700 टन से 1800 टन तक बढ़ाया। प्लांट का प्रोडक्शन 1800 टन से 2100 या 2200 टन तक ले जाने के लिए हमें वहां पर और बहुत सारी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत थी, लेकिन कंपनी का ऑर्डर फ्लो कम हो गया और अगले कुछ महीनों में हमारा प्रोडक्शन 1800 टन से ऊपर नहीं जा पाया। कंपनी ने वहां कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पर पिछले 15 सालों में उस प्लांट का प्रोडक्शन 2100 या 2200 टन से ऊपर नहीं जा पाया है। प्लांट डिजाइन करते वक्त
आपके सिर्फ मेन इक्विपमेंट की कैपेसिटी देखने से काम नहीं बनता। पूरे प्लांट का प्रॉपर डिजाइन और साथ में सही बैलेंसिंग इक्विपमेंट का होना जरूरी है। मेरा चौथा एग्जाम्पल एक सीएनजी सिलेंडर फैक्ट्री का है, जहां पर मैंने एज अ जीएम प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था। ये एक 2 लाख स्क्वायर फुट की शेड थी, मतलब 5 एकड़ का सिंगल शेड। जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो वहां करीब 15% फाउंडेशन हो चुके थे और पीवी स्ट्रक्चर के करीब 7-8% कॉलम के इरेक्शन हुए थे। फैक्ट्री की फ्लोरिंग तो दूर, फाउंडेशन के बाद की फिलिंग भी पूरी तरह से नहीं हुई थी। लेकिन वहां कदम रखते ही मैंने एक चीज नोटिस की। फैक्ट्री में जो ओवरहेड क्रेन लगनी थी, उसकी वर्किंग हाइट बहुत कम होने वाली थी। फैक्ट्री के डिजाइन चेक करने के बाद मुझे पता चला कि वर्किंग हाइट सिर्फ 3.5 मीटर होने वाली थी। तब मैंने कंपनी के डायरेक्टर्स और आर्किटेक्ट के साथ में बात की और मुझे क्रेन की हाइट कम रखने की असली वजह का पता चला। इस 90 मीटर चौड़ी फैक्ट्री में 20-20 मीटर के 4 प्रोडक्शन बे थे और लास्ट में एक 10 मीटर का सर्विस बे था। लेकिन इसे सिंगल गेबल स्टाइल में डिजाइन किया गया था, मतलब सेंटर में एक ऊंचा कॉलम और वहां से दोनों तरफ स्लोपिंग रूफ, जिस वजह से साइड के दोनों कॉलम्स की हाइट बढ़ने से सेंटर का कॉलम काफी ऊंचा हो रहा था। इसलिए डिजाइनर्स ने उन्हें कम हाइट कर रखा, जिसका असर क्रेन की हाइट पर हुआ और फाइनली वर्किंग हाइट पर हुआ। एक बार फैक्ट्री बनने के बाद क्रेन की हाइट की लिमिटेशन ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन जाता। इसके लिए मैंने फिर डायरेक्टर्स और आर्किटेक्ट से बात की और डिजाइन में चेंजेस करवाए। साथ ही मैं ओवरहेड क्रेन मैन्युफैक्चरर के पास में गया और हमने क्रेन के डिजाइन में भी चेंजेस करवाए। इन दोनों डिजाइन चेंजेस के बाद क्रेन की वर्किंग हाइट 1.5 मीटर से भी ज्यादा बढ़ गई और हमारी फाइनल वर्किंग हाइट ये 5 मीटर से ऊपर चली गई। फैक्ट्री का पूरा पीवी स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन करके पेंटिंग करके रेडी था। इसके बावजूद मैंने डायरेक्टर से बात की, आर्किटेक्ट से बात की और उसमें डिजाइन चेंजेस करवाए। फैक्ट्री में लाइफ लॉन्ग होने वाले इस प्रॉब्लम को हमने कंस्ट्रक्शन स्टेज में ही दूर कर दिया। इतनी चौड़ी फैक्ट्री का डिजाइन अगर डबल गेबल स्टाइल में होता तो ये प्रॉब्लम शुरू में ही खत्म हो सकती थी। जो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस मैंने आपके साथ में शेयर किए, वो अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल थे। एक्चुअल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, उनका रूट कॉज निकालना और उसका सिंपल सॉल्यूशन निकालना, ये आसान काम नहीं है। इसके लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज, लॉजिकल थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत फायदेमंद होती है। बेसिक लेआउट और इक्विपमेंट सिलेक्शन के अलावा प्लांट ऑपरेशंस में बहुत सारी चीजें और होती है जो टोटल प्रोडक्शन आउटपुट को अफेक्ट करती है। पिछले 25 सालों में कंटिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट में मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और ये बात सभी डिपार्टमेंट्स में की जा सकती है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं कई सारे छोटे छोटे डिटेल्स शेयर करूंगा। इनमें प्रोडक्शन, मटेरियल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईटी सिस्टम्स के बारे में बताया जाएगा। तो आगे आने वाले वीडियोस को मिस मत कीजिएगा। तुरंत हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। सभी इंडस्ट्रीज की अपनी यूनिक रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी फैक्ट्री में भी कैपेसिटी पर प्रोडक्शन नहीं निकल रहा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि कम से कम खर्चे में हम आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व कर दें।